नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी कैंपस लव, जिसे लिखा है आकांक्षा पारे जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैंने अपने दोनों हाथों के बीच की उंगलियां तर्जनी उंगली पर चढ़ाई और इस क्रॉस द फिंगर के टोटके के साथ उसका मोबाइल नंबर डायल कर दिया। इससे पहले भी कई बार उससे बात कर चुकी हूँ, लेकिन उस दिन कुछ खास था। कई बार होता है ना, उसे फोन नहीं लगता, नेटवर्क बिजी आता है। धड़कते दिल के साथ मन कह रहा था, फोन ना लगे तो ही अच्छा है। पर मन का हमेशा हो जाए ऐसा कहीं संभव है क्या? मेरे कान से ज्यादा दिल उसके फोन पर बज रही घंटी सुन रहे थे। घंटी जाते ही मन किया फोन काट दूं। पसोपेश में पड़ी, काटूं या चालू रखूं कि खुद से बहस में पड़ी कोई फैसला लेती उससे पहले हाँ बोल की आवाज कानों में पड़ गई। सेकंड भर के लिए मेरे हाथ कांप गए। मैंने बहुत संभलते हुए कहा, तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल ना, सुन रहा हूँ। नहीं, वह क्या है ना कि बात थोड़ी लंबी है। अगर समय हो तब बात करें। मैं किसी भी सूरत में फोन रख देना चाहती थी। टाइम है मेरे पास, तू बोल। मैं कह रही थी कि मैं जो भी पूछूंगी बस हाँ या ना में जवाब देना और कुछ मत बोलना। ओए, सुबह सुबह भांग पी के फोन कर रही है क्या? हाँ या ना में बोलना। पुलिस भी ऐसे नहीं बोलती। चल छोड़, बता क्या हुआ? नहीं नहीं, बस मेरी यही एक छोटी सी शर्त है, सिर्फ हाँ या ना, दोनों में से जिसे चुनो। मुझे कोई तफसील नहीं चाहिए। अब बोल भी दे रे बाबा, सुबह सुबह पका मत। यह उसका स्टाइल है। धैर्य नाम की चिड़िया से तो उसका कोई संपर्क ही नहीं है। क्या हम मेरा मतलब है, क्या मैं तुम्हारे साथ हमेशा रह सकती हूँ? सुन, तू क्या कह रही है? मैंने कहा था ना, सिर्फ हाँ या ना। देख, तू जास्ती होशियार मत बन। मैं फिर पूछ रही हूँ, हाँ या ना। लगभग 8-9 मिनट ऐसी ही खामोशी छाई रही। जब कोई और हलचल नहीं हुई तो मैंने फोन काट दिया। यह मेरी उससे आखिरी बातचीत थी, लेकिन यही मेरी प्रेम कथा का आखिरी चैप्टर भी था। कॉलेज के पूरे साल जो खुमारी मुझ पर तारी रही थी, उसका अंत हो गया था। इसके बाद होना तो यह चाहिए था कि मुझे बिसूरना था। 10वें बहाने थे, और वो भी मोटे मोटे। अंधेरे कमरे में बंद होकर दर्द भरी गजलें सुननी चाहिए थी, या आत्महत्या की एक तरकीब तो सोचनी ही चाहिए थी। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने मिताली को फोन लगाया और बस इतना ही कहा। उसने मेरे को भी मना कर दिया। हाँ, यह बोलते हुए मेरी आवाज जरा उदास थी। फिर भी मिताली हंसी, और जब मैंने ऐतराज जताया तो उसने आवाज थोड़ी संजीदा करते हुए बस इतना ही कहा, तेरे को भी? मतलब? उसकी आवाज में दुख कम और अचरज ज्यादा था। मुझे दुख हुआ कि वह मेरे दुख में अच्छी तरह शामिल नहीं हो रही है। पर ठीक है, जब उसने मिताली को मना किया था, तब मैंने कौन सा किलो 2 किलो का दुख जता दिया था। सो मिताली ने भी टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा टाइप व्यवहार मुझसे कर दिया था। उसके बाद मैंने और मिताली ने थोड़ी गम भरी बातें की, अपने अपने भाग्य को कोसा, दुख जताया कि आखिर हम दोनों में कमी क्या है जो उसने हम दोनों को ही मना कर दिया। अगर रविवार का दिन होता तो हम इस रिजेक्शन पर लंबा तबसरा कर सकते थे, पर हम दोनों को ही दफ्तर पहुंचना था। सो हमने बातचीत की दूसरी किश्त के लिए रात का समय तय किया, और मैंने अपने ताजे रिजेक्शन को बासी ब्रेड के 2 पीस के बीच में दबाया और गम चबाते हुए ऑफिस की तरफ चल पड़ी। हाँ, तो उस गमनुमा रिजेक्शन की याद आज मुझे इसलिए भी आई कि कुछ नहीं तो कम से कम 13 साल बाद आज मैंने उसकी आवाज दोबारा सुनी। आवाज उतनी ही बेपरवाह लग रही थी, पर कुछ जिम्मेदार भी। मुझे तो ऐसा नहीं लगा। अब कोई इसे मेरी जलनखोरी कहे तो कहे, भाई जो सच्चाई है वह तो रहेगी ही। इस बार भी मैंने वही किया जो 13 साल पहले किया था, पर उतनी उतावली में नहीं। मैंने मिताली को फोन किया और पहले दो चार यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद बताया कि उसका फोन आया था। मैंने उसका पर कुछ अतिरिक्त दबाव बनाया, पर यह मिताली काहिल ने कोई उत्सुकता ही नहीं दिखाई।
मैं फोन पर भी महसूस कर सकती थी कि वह निकम्मी उछल कर बिस्तर पर नहीं बैठी, और ना ही उसने अपनी आंखें चौड़ी करके कहा, है क्यों, बताना, पूरी बात बता जल्दी से प्लीज, मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा। उसने उतने ही रूखेपन से कहा, अच्छा है चल, दोबारा दोस्ती हो गई तुम दोनों की। दोस्ती नहीं हुई है, उसे मुझसे कुछ काम है, इसीलिए उसने फोन किया। हाँ हाँ तो ठीक ही है ना, काम के बहाने ही सही, बात तो की। 13 साल बाद उसने मुझे फोन किया, पूरे 13 साल बाद। तू भूल गई, उसने तो हमें अपनी शादी में भी नहीं बुलाया था। तो हमने कौन सा उसे बुला लिया? पहले उसने नहीं बुलाया तो हमने नहीं बुलाया। अच्छा चल छोड़, तू तो ये बता उसे काम क्या आ गया तुझसे? जब तेरा मन ही नहीं है मेरी बात सुनने का तो मैं क्या बताऊं? अच्छा भाई, अब ये नखरे तो अपने मियाँ को ही दिखाया कर। बात बतानी है तो बता, वरना मैं फोन रख रही हूँ। कल माही की पिकनिक है, उसे जल्दी स्कूल भेजना है। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है तेरे नखरे झेलने का। मैंने फिर भी नखरे का एक कतरा रख दिया तो मिताली ने मुझे बहुत प्यार से गुड नाइट बोला और फोन काट दिया। ये मिताली का तो कोई मन ही नहीं है जानने का कि उसका फोन क्यों आया था। मैं कल फिर मिताली को फोन करूंगी और याद दिलाऊंगी कि एक वक्त था कि कैसे तुम उसके पीछे पागल होकर भोपाल तक चली गई थी, और आज उसके बारे में सुनना भी नहीं चाह रही हो। आज भले मिताली उसके बारे में बात नहीं कर रही, पर जब भी उसकी बात निकलती है तो मैं और मिताली खूब हंसते हैं। उस हंसी के बीच भी मिताली और मेरे मन के दोनों के बीच एक हुक सी उठती है, कुछ अनकही सी। हमें उसका प्रेम ना मिलने से ज्यादा इस बात का दुख था कि हम दोनों ही नकारे गए थे, यानी हमें रिजेक्ट कर दिया गया था। हम यानी मैं और मिताली, हम दोनों ही। उम्र के 40वें साल में यह हरकत भले ही बचकानी लगती है कि मुझे और मिताली, हम दोनों को एक ही लड़का पसंद था। ना सिर्फ पसंद था बल्कि हम दोनों ही उस पर जान दिया करते थे। पर उस वक्त यही जीने का सहारा हुआ करता था। पक्की सहेलियों का तमगा मिला होने के बावजूद जो एक बात हम दोनों ने एक दूसरे से राज रखी थी, वह बस यही बात थी। और हमने एक दूसरे को लंबे समय तक ये बात नहीं बताई, और जब बताई तो बहुत देर हो चुकी थी। पर आश्चर्य की, जब हम दोनों ने उसके इश्क में गले गले डूबे हुए एक दूसरे पर अपने अपने राज जाहिर किए, तब भी हम झगड़े नहीं। अब हम दोनों के सामने एक प्रश्न आ खड़ा हुआ कि क्या किया जाए। पुरानी हिंदी फिल्मों की नायिका की तरह हम दोनों में से कोई भी त्याग की देवी बनने को तैयार नहीं थी, और बनना भी नहीं चाहिए। आखिर हम दोनों को ही अपने अपने प्यार को परखना चाहिए। नितांत घटिया फिल्मी किस्म का संवाद था, पर मिताली ने बहुत ही संजीदगी के साथ कहा था। तो हम दोनों ने तय किया कि पहले मिताली अपने दिल की बात कहेगी और उसके बाद मैं। पर परेशानी यह थी कि कॉलेज खत्म हो चुका था और हम सब अपने अपने काम धंधे पर लग चुके थे। मैं और मिताली अभी भी अपने शहर में ही थे, जबकि वह दूसरे शहर भोपाल चला गया था। प्रेम का ऐसा ताप चढ़ा था हम पर कि हमने उससे पूछने के लिए भोपाल जाना तक तय कर लिया था। एक अखबार में इंटरव्यू का झूठ बोला और सुबह की बस पकड़कर लो जी पहुंच गए उसके शहर में। पर तब तक हमें पता ही नहीं था कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, टाइप का कुछ हमें शाम को दोहराना पड़ेगा। एक और दोस्त को मैंने सारी बात बताई और उसने कहा कि वह उसे अपने कमरे पर बुला लेगा और हम सीधे उसके कमरे पर पहुंच जाएंगे। पूछते पाछते जब हम वहां पहुंचे तो वह बगल में अपना हेलमेट दबाए धूप में खड़ा बतिया रहा था। हाय, उसे देखकर मन फिर डोल गया। लगा कि मिताली को कैसे कहूँ, डील कैंसल, पहले मैं इससे अपने दिल का हाल बताऊंगी। पर ये तो उपन्यास पढ़ पढ़कर दिमाग इतना बौरा गया था कि लगता था सच्चा प्रेम कहीं से भी ढूंढ निकालता है। तो मिताली जैसे ही उसे अपने दिल की बात बताएगी, वह फौरन कहेगा, नहीं नहीं, मुझे तुमसे नहीं, प्रियंका से प्यार है। और वह दौड़ कर मेरे पास आएगा और मेरा हाथ पकड़ लेगा। और फिर मैं मिताली से इतरा के कहूंगी, देख यह होता है सच्चा प्यार। और फिर मैं घर आकर पापा को सब बता दूंगी, और बस एक दूसरे के साथ फिर हम दोनों जीवन भर। मेरी सोच को झटका लगाते हुए कपिल ने कहा कि हम दोनों बाहर बैठते हैं और मिताली को उसके साथ कमरे में रहने देते हैं। मैं बाहर दालान में रखे स्टूल पर बैठ गई और मिताली अंदर चली गई। अंदर पता नहीं क्या हुआ,
और जब वह बाहर निकली तो उसके चेहरे पर 12 बज रहे थे। हम फौरन ही वहां से निकल गए। उसके बाद बस वह हमारे किस्सों तक सिमट गया। हम जब भी उसके बारे में बात करते, एक दूसरे को दोष देते। तू वक्त पर बता देती तो कम से कम एक को तो मिल जाता। पर हम दोनों ही जानते हैं कि वह हम दोनों में से किसी को भी नहीं मिला। हम उसकी गिनती में कहीं थे ही नहीं, ना पहले और ना अब। मिताली के उसे प्रपोज करने के कोई 2 साल बाद जब मेरे घर मेरी शादी की बातचीत शुरू हुई, तो मुझे भी इश्क के उस कीड़े की याद आई जो अभी तक मेरे दिमाग में कुलबुला रहा था। मैंने मिताली को कहा कि वह आज भी मुझसे बात तो करता ही है ना, तो मुझे लगता है कि मुझे भी एक बार उससे पूछ लेना चाहिए। मिताली ने समझाया कि अगर उसकी तरफ से भी ऐसा कुछ होता तो अब तक वह कह चुका होता। पर मैं उसकी याद में ऐसी लैला बनी थी कि मैंने भी उसे फोन करके पूछ ही लिया। होना होना तो क्या था, कद्दू की जड़। उसके बाद मेरी भी उससे बातचीत बंद हो गई। यहाँ तक रहता तो ठीक था, पर उसने यह बात अपने परम मित्र को भी बता दी और उस परम मित्र ने हमारे पूरे ग्रुप में ढिंढोरा पीट दिया। उसके बाद मैं और मिताली एक तरफ और बाकी सब दूसरी तरफ, और सब के सब हमारा मजाक उड़ाते थे। किसी से सुनने में आया कि उसकी शादी हो रही है। हमें उम्मीद थी कि वह हमें जरूर बुलाएगा। हमारे सभी दोस्त गए, पर उसने हम दोनों को शादी में बुलाया ही नहीं। उस पूरे ग्रुप में मैं तो फिर भी कई दोस्तों से बात करती रही, पर मिताली की दोस्ती बस मुझ तक सिमट कर रह गई। पहले हमें भी लगता था कि वह कैंपस लव था, पर जब कॉलेज छोड़ देने के बाद भी, नौकरी में आ जाने के बाद भी वह बदस्तूर वैसे ही याद आता रहा, उतनी ही शिद्दत महसूस होती रही। तो लगा, नहीं नहीं, कुछ तो था उस रिश्ते में। कोई कशिश तो थी कि आज भी वह यदि फोन करे तो लगता है कॉलेज का वही गलियारा है। और उसे अकेला खड़ा देखकर मैं उसे अपने पास जाकर परिचय दे रही हूँ, और वह झिझकते हुए मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर कह रहा है, हाय, आई एम परितोष, परितोष कुलकर्णी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तो मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।